अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूएचएस का 2022 का पेपर जो इस दफ़ा संडे को कंडक्ट हुआ है। तो इसमें बायो का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट डज़ द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू? अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट वायरस, a virus which behave as a bacteriophage or combination of bacterium and virion। तो हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं बैक्टीरिया ईटर, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता हो, इन्फेक्ट करता हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? तो इसमें एडिनो वायरस है, हर्पीज वायरस है, पॉक्स वायरस है और पार्वो वायरस है। तो इसमें से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है वो होता है पार्वो वायरस। तीसरा एमसीक्यू है, हाउ मैनी टेल फिब्रिल्स आर अटैच टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज? तो ये डायग्राम बुक पे भी बनी हुई है। तो यहाँ पे जो उसके साथ टेल फाइबर्स लगे होते हैं उसकी एंड प्लेट के साथ, वो कौन से होते हैं? तो उसकी अमाउंट पूछी हुई है कि वो कितने नंबर में है, 2, 4, 6 और 8। तो वो होते हैं जी 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एंजाइम इंटीग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस? किस वायरस के अंदर ये होते हैं? तो चूँकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी थी एड्स के अंदर, जहाँ पे HIV का साइकिल पढ़ा था हमने। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हेपेटाइटिस ए का वायरस नहीं हमने पढ़ा, हर्पीज़ वायरस नहीं, इन्फ्लुएंजा बिल्कुल नहीं। पांचवा एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हमने पढ़ा था दो तरह की होती है, एक को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते थे और एक को एथेनॉल फर्मेंटेशन कहते थे। तो जो यीस्ट के अंदर होती है वो होती है जी एथेनॉल, जिसमें अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही बनती थी। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता था मसल्स के अंदर। जब हम एनरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब मसल एक्टिविटी करते हैं तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन एथेनॉल के साथ बिल्कुल नहीं बनती, एथेनॉल वाटर नहीं बनता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट डैश एंड देन डैश। तो हमारे पास यहाँ पे है कि सबसे पहले वो रिड्यूस होता था और बाद में वो ऑक्सीडाइज होता था। सो ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is first reduced and then oxidized. Electron transport chain explains। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो मैकेनिज्म शो करती है जिसके ज़रिए ATP सिंथेसिस होती है। फोटोफॉस्फोरेस्पिरेशन नहीं है। और इसके अलावा ये फॉस्फोराइलेशन जो होती है ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस में आती है, जी स्कीम नहीं है। फोटोलाइसिस तो वाटर में से हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता था विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 8 है जी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल? तो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का जो कलर होता है वो होता है हमारे पास येलो ग्रीन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड। देखिए जी, स्टार्च जो होती है वो हम देखते हैं कि वो कंप्राइज कर रही होती है किन के ऊपर? सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर। तो ग्लूकोज के जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उनको माल्टोज कहते हैं। बाकी जो है मैनोज है, सुक्रोज है और ग्लूकोज है। तो हम कहते हैं इनिशियल हाइड्रोलिसिस में पॉलीसेक्राइड इज कन्वर्टेड इनटू द डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड इज माल्टोज, ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड। और सुक्रोज जो होती है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनती है, सिर्फ ग्लूकोज से नहीं बनती। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट क्वेश्चन 9 का। न क्या ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वाटर? तो 20% होता है जी। 85 to 90% हम कंसिडर करते हैं ब्रेन सेल के अंदर। यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कॉन्स्टिट्यूट। 3 डायमेंशनल है, शेप है, फुली फोल्डेड है। तो हमारे पास जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर आता है।
सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा टर्न्स ये सेकेंडरी में आते हैं, टर्शरी में ये आती हैं, और क्वार्डनरी में हीमोग्लोबिन आती है। ब्यूटारिक एसिड डैश कार्बन फैटी एसिड्स, तो एज यू नो ब्यूटारिक एसिड ब्यूटायरम बटर से निकलता है, कार्बन 4 होता है इसमें। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, तो कॉन्जुगेटेड वो होता है जिसमें दो तरह की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, लाइक कार्ब्स प्रोटीन के साथ मिल जाएं, लिपिड्स प्रोटीन के साथ मिल जाएं, प्रोटीन्स लिपिड्स मिल जाएं, तो ये सारे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, तो इस तरह लिपोप्रोटीन्स हैं, ये सारे क्या हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज़ अ रिवर्स ऑफ डैश प्रोसेस, तो जो हाइड्रोलिसिस होती है, हम कहते हैं वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज़ की ब्रेक डाउन कराना, वाटर को ऐड करना एक्चुअली, और बाद में उसकी ब्रेक डाउन कराना, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन का रिवर्स होती है, कंडेंसेशन में वाटर को रिमूव कराया जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो द नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स आर डैश मेन डैश ऑफ द सेल, तो जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल कंसिडर किए जाते हैं, फिजियोलॉजिकल नहीं है, फंक्शनल कंपोनेंट्स भी नहीं है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी नहीं है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेल वॉल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेल वॉल किस में एब्सेंट हो सकती है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया और आर्किया, आर्किया एक्चुअली आर्कियो बैक्टीरिया ओल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया हम कहते थे विदाउट सेल वॉल, यू बैक्टीरिया होते थे ट्रू बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया के अंदर एक ख़ास माइकोप्लाज्मा एक स्पीशी होती है जिसमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई में इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की खास स्पीशी होती है तो जिनमें नहीं होती, तो लिहाजा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 17 में स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व्ड इन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, तो इट इज़ अ मीजोजोम। मीजोजोम जो होती थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनती होती है। लाइसोसोम नहीं है, गोल्गी एपरेटस नहीं है, और फ्रैगमोप्लास्ट नहीं है। फ्रैगमोप्लास्ट तो प्लांट्स जब सेल डिवाइड करता है तो तब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, तो सिंगल मेम्ब्रेनस जो होते हैं राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं होते। ऑप्शन ए के अंदर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, साइटोसोल नो, बी भी नहीं है, सी में गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और डी में भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड द ऑटोफेगोसोम आर आल्सो नोन एज, तो क्वेश्चन 20 में इनको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि ये बुक की जो रेड लाइंस लिखी होती हैं डायग्राम के अंदर जहाँ पे लाइसोसोम और फेगोसाइटोसिस दिखाई हुई है, तो वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो है लाइसोसोम लिखा हुआ है, तो डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम को हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, म्यूरिन कहते हैं इसको या फिर पेप्टिडोग्लाइकिन कहते हैं। विच वन ऑफ द कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन सी चीज़ कॉमन होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप नो, बाइनरी फिशन नो, ऑप्शन बी राइबोसोम, हाँ जी राइबोसोम दोनों में होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करते हैं नॉर्मली, हम कहते हैं जो भी सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, तो चूंकि वो प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं है, तो लिहाजा साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है वो नहीं होती। तो क्वेश्चन 22 जो होता है उसका आंसर है राइबोसोम। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन इन सेंसरी न्यूरॉन्स एक्सेप्ट, तो हम कहते हैं जी कि इसका आंसर बनेगा टर्मिनल पोर्शन, क्योंकि टर्मिनल पोर्शन के ऊपर जो होता है वो उनका क्लियरली डिफरेंस मौजूद होता है। थिकनेस बिल्कुल नहीं, लेंथ भी नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं है। द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव आउटसाइड द सीएनएस, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये एसिटाइल कोलिन होता है आउटसाइड द सीएनएस। तो
24 का ए है। 25 अ हार्मोन दैट प्लेज एन मेजर रोल इन द सोशल बॉन्डिंग, चाइल्ड बर्थ, मिल्क इजेक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब वर्ड आ गया मिल्क इजेक्शन, तो एक बात आपकी बुक ने जो लिखी है वो ये है कि ऑक्सीटोसिन कराता है मिल्क इजेक्शन। जब आपको ये पता चल गया तो बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 25 का। 26 में चले जाते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो जो प्लेसेंटा होता है वो प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है ताकि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी मज़ीद थिकनिंग करवा सके। द मिडल लेयर ऑफ द मेनिंजेस इज़, जो मिडल लेयर होती है उसको हम अरेक्नोइड मैटर कहते हैं। और पिया मैटर तो इनर मोस्ट को कहते हैं, ड्यूरा मैटर आउटर को कहते हैं, क्रेनियम बोन को कहते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन द बॉडी पोजीशंस, तो ये होता है जी सेरिबैलम। सेरिबैलम होता है जो कि आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होता है और मूवमेंट करा रहा होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्पेशली प्रेजेंट इन, जो वेस्कुलर सिस्टम होता है इनके अंदर वो हमारे पास होता है अकाइनोडर्म्स के अंदर। फिशीज़ में नहीं होता जी, स्पॉन्जीज में नहीं है, आर्थ्रोपॉड्स में भी नहीं है। राउंड वर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम, तो जो राउंड वर्म्स होते हैं जी वो नेमाटोडा से बिलोंग करते हैं। सिल्वर फिश इज़ एन, तो जो सिल्वर फिश होती है वो आपने बताना है क्या होती है। लेकिन जी जॉलेस फिश नहीं, कार्टिलेजिनियस फिश नहीं, मोलस्का भी नहीं है, इंसेक्ट होती है जी सिल्वर फिश। टिश्यू आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग एनिमल, किन के अंदर टिश्यू नहीं होते? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं मौजूद होती। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यू टू, देखिए जी एंजाइम जो होते हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, तो कैसे करते हैं जी? तो ये आपने बताना है। ये करते हैं चेंजिंग द कंडीशन विद इन द एक्टिव साइट, changing condition within the protein framework, rearranging the fatty acids in active site and distorting the molecules in allosteric site. Option A is correct, changing conditions within the active site, जो active site के अंदर changes करती है उसके इवन के pathway को भी change कर देती है, एक्टिवेशन एनर्जी इसीलिए तो कम हो जाती है। 33A इज़ करेक्ट। 34 competitive inhibitor compete with, देखिए इनहिबिटर्स ने compete करना होता है विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, ताकि सबस्ट्रेट ना आके लग सके। उनके दरमियान में कंपटीशन होता है कि किसने एंजाइम के साथ लगना है, सबस्ट्रेट ने लगना है या इनहिबिटर ने लगना है। तो ऐसा इनहिबिटर जो compete करेगा विद द सबस्ट्रेट उसको कहते हैं competitive inhibitor। 34 का बी इज़ करेक्ट। नॉन competitive inhibitor molecules have सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सिमिलर स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं होता बिल्कुल भी, वो competitive का होता है। क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ ये हो सकता है। डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन बट फिट इनटू द एक्टिव साइट, बिल्कुल नहीं है जी। ए सिमिलर कॉन्फॉर्मेशन बट डज नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, तो ऑप्शन बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, 35 का बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 36। जिंक आइन इज अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, द जिंक आइन फंक्शन एज, तो यहाँ पे चूँकि हमने एक्टिवेटर की डेफिनेशन ही पढ़ी हुई है कि मेटल आइंस जो उसके साथ अटैच होता है प्रोटीन के नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पे, जो उसके अंदर मेटल आइन लगा हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। व्हाट इज़ द बेस्ट फिजियोलॉजिकल पीएच फॉर ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ सेलुलर एंजाइम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो देखिए जी ह्यूमन बॉडी के कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बेहतरीन किस पीएच के ऊपर काम करते हैं? तो 2 और 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसिडिक होती है। एसिडिक में सिर्फ स्टमक के एंजाइम काम कर सकते हैं, पेप्टाइडेज वगैरह, पेप्सिन वगैरह, लेकिन बाकी सारे नहीं कर सकते। इसी तरह 3, 5 ये भी एसिडिक होती है, और 8 to 10 तो बेसिक मीडियम हो जाता है, तो लिहाजा न्यूट्रल की तरफ होते हैं। 6 to 8 इज़ करेक्ट। 38 adaptations that an organism acquires by its own action during its lifespan without modifying its genome are, देखिए जी सिंपल सी बात है कि अडेप्टेशन जो ऑर्गेनिज्म ने अपने अपने एक्शन से लिए, मतलब एक बंदा बॉडी गार्ड है, तो मतलब बॉडी बिल्डर है, सॉरी, तो बॉडी बिल्डर जो होता है उसके बच्चे में उसकी वो फीचर्स ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं होते, बच्चे को खुद एफर्ट करना पड़ती है, तो वो नॉन इनहेरिटेबल होती हैं।
इनहेरिटेबल कभी भी नहीं हो सकती। फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जियोग्राफिकल बैरियर। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए कौन सी चीज़ है जो जियोग्राफिकल बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती? तो इसका है जी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ नॉट जियोग्राफिकल बैरियर। ओशियन हो सकता है, रिवर हो सकता है, माउंटेन्स हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू द बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नस्ट हैकल। हम कहते हैं ऑप्शन कौन सा, देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नो, अर्नेस्ट हैकल ने ये नहीं कहा था। देयर इज अ यूज एंड डिस यूज ऑफ द ऑर्गन्स, बिल्कुल नहीं है। फाइलोजेनी रिकैप्चुलेट्स ऑन्टोजेनी या ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका मतलब है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी का मतलब होता है कि जो नई स्पीशीज़ बनती हैं वो पुरानी से ही प्री एग्जिस्टिंग से ही बनती हैं। तो ये उसने लैटिन वर्ड में कहा था जी। 41 द एनिमल स्पीशी ऑन गालापैगोस रिजेंबल स्पीशीज लिविंग ऑन द। तो वो कहाँ पे रह रही थी? बहुत ही सिंपल बात है, वो रह रही थी साउथ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है जी, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरीड टू द लिवर बाय। देखें जी, सबसे पहले जो खाना आता है ना वो होता है जी हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए, क्योंकि जो हमारा पोर्टल सिस्टम होता है इसको वीनस सिस्टम भी कहते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए सबसे पहले वो खाना लीवर में आता है, और लीवर के बाद उसके अंदर कोई अगर मज़ीद हमने देखा कि कोई नुकसानदेह चीज़ है, पॉइजनस चीज़ है, तो वो वहाँ पे डिटॉक्सिफाई होती है और उसके बाद वो हमारा खाना फर्दर हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाता है। तो इसका ऑप्शन है जी हिपैटिक पोर्टल वेन, ऑप्शन सी। 43 है जी, डैश प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल इन रिस्पॉन्स टू डैश एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। देखें जी, जब भी एंटीजन जो होती है वो आती है बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो 43 का डी ऑप्शन है कि एंटीबॉडीज़ प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो पैथोजन के अंदर एंटीजन होती है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है। 44 लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी एम्प्टाई द लिम्फ इनटू द ब्लड स्ट्रीम एट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो ये हमारे पास सब क्लेवियन वेन आ जाती है, एब्डोमिनल वेन नहीं है, जुगुलर वेन नहीं है और बाइल डक्ट भी नहीं है। फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरी इज एडजस्टेड बाय। देखिए ब्लड के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है कैपिलरी के अंदर वो एडजस्ट किस तरह से होता है? तो हम कहते हैं कि उसमें ना प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। हार्ट डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करता, मेटा आर्टरियोल भी नहीं करते, वॉल्व्स भी नहीं करते। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर वाटर इज कॉल्ड। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल्स। तो मसल्स के अंदर क्या नहीं होता जी? क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, पेन हो सकती है, टायर्डनेस है या हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है। तो एनारोबिक का कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। कौन सी बात है? वो है हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। बी 47 का। 48 है रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मस्ट बी परमिएबल, तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। इट मस्ट बी थिक फॉर लो डिफ्यूजन, नो ये बात बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नॉन वस्कुलराइज, ये नहीं होनी चाहिए। इट शुड हैव अ लो वेंटिलेशन। तो ऑप्शन सी डी एंड बी ये बातें नहीं होती जहाँ पे भी रेस्पिरेशन होनी हो। ए इज़ करेक्ट, इट मस्ट बी परमिएबल। तो 48 का है ए। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट कौन सा है जी? प्रोटिस्टा, नो। ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया, अमीबा इज़ अ प्रोटिस्टा अगेन, एंड फंजाई। So option B is correct, which is a E. coli bacterium, and bacterium are called as prokaryotes. नेक्स्ट हमारे पास है 50 नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो नंबर ऑफ लेयर्स मौजूद होती हैं, बुक की लाइन है ये भी। तो बी 2 नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर 2। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितने भी MCQ बायो के अंदर आ रहे हैं मैक्सिमम बुक लाइंस हैं, तो आपने जब भी प्रेपरेशन करनी है बुक लाइंस को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ये बात याद रखनी है आपने। द डिवीजन ऑफ कोकाई इन 3 प्लेन्स फॉर्म सार्सिना विच इज़ अ क्यूब ऑफ डैश कोकाई। तो क्यूब इज 8, तो हमारे पास 8 का क्यूब होता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 52 की अगर बात करें हम
ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है। निमोनिया इज़ अ लंग डिजीज़ कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि बी एंड सी के अंदर तकरीबन सेम ही बात है। और ट्यूबरक्लोसिस ग्राम अगेन यू कैन सी है, यहाँ से आप अगर किसी को नहीं भी पता तो वो भी एक्सक्लूजन मेथड लगा सकता है कि ऑप्शन बी के अंदर उसने कहा है कि ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जबकि उसने सी और डी में अगेन क्या क्या दिया है कि निमोनिया इज़ लंग डिजीज़ कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब बी और सी की बात एक ही है और डी के अंदर भी वही बात की हुई है। तो ऑप्शन ए सॉरी जो है वो करेक्ट बन जाता है, क्योंकि आपको इसका एक्सक्लूजन मेथड से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर एग्जांपल्स ऑफ। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जी, वो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो हम कहते हैं नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बनाते हैं, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनको हम कहते हैं। तो 53 का जो होता है वो बी इज़ करेक्ट। ईच ह्यूमन टेस्टी इज़ डिवाइडेड इनटू। तो जो ह्यूमन टेस्टी होता है वो कितने लोब्यूल्स के अंदर या लोब्स के अंदर डिवाइडेड हुआ होता है। तो 250 से तकरीबन 300 लोब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये फेडरल की बुक से आया था। कुछ चीज़ें थी जो फेडरल से आई हुई थी, बहुत थी बल्कि। विच सेल्स इन द ह्यूमन मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ हार्मोन, और वो कौन सी जगह से प्रोड्यूस होता है, कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स हम कहते हैं। क्योंकि सर्टोलाइज सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म्स बनाते हैं और ये वाले सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। डी इज़ करेक्ट। 56 पे चले जाते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ इम्प्लांटेड एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट इन। तो जाहिर सी बात है जी कि वो कहाँ पे जाता है, यूट्रस के अंदर जाके जब इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद ही क्लीवेज स्टार्ट होती है ना। इम्प्लांटेशन ही यूट्रस में होती है। यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल के ऊपर प्लांटेशन हो रही होती है, इम्प्लांटेशन, और वहाँ पे ही जो होता है वो प्लेसेंटा बन रहा होता है। और इसकी जगह से अगर कहीं पे और प्लेसेंटा बने तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो, और वो बच्चा एट द एंड मिसकैरेज या उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो हमारे पास 56 का बी बनेगा। लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मैक्सिमम इन द ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखें जी कब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ल्यूटिनाइजेशन कराना। ये येलोइंग कलर हो जाती है बाद में जब ओवम रिलीज़ हो जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन स्टेज के बाद ही ज़्यादातर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमम पहुंचता है। ये भी ग्राफ है आपकी बुक की। मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साइफिल्स, यानी कि जो सिफिलिस होती है ये कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए होती है, कंटामिनेटेड वाटर के ज़रिए नहीं होती, इंसेक्ट बाइट के ज़रिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकती है। लेकिन मेजर सोर्स जो होता है ना वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। इन दो तीन बैक्टीरिया जो हमने डिजीज़ पढ़ी हैं, एड्स या सिफिलिस वगैरह या गनोरिया है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा मेजर कॉज हो जाता है। तो 59 पे चले जाते हैं। 58 का डी है डेल्टा। और जो 59 है, व्हाट इज़ द फॉल्स अबाउट कार्टिलेज। तो कार्टिलेज देयर आर मैनी ब्लड वेसल इन द कार्टिलेज। ये बात गलत है सिरे से, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमेशा बोन में होती हैं, कार्टिलेज में नहीं होती। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये बात ठीक है। इट कवर्स एंड्स ऑफ द बोन एट जॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ फॉल्स अबाउट द कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ स्टोर फॉर द एनर्जी। मसल का कंपोनेंट बताना है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। तो बहुत ही सादा सी बात है, मसल का कंपोनेंट होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे है क्रिटिन फॉस्फेट होता है, ठीक है जी। तो 60 का हमारे पास जो है वो बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर इन ह्यूमन। कि ह्यूमन के स्केलेटल मसल फाइबर में क्या नहीं होता, तो मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं होती, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या नहीं होता, पहली ए और बी और सी तीनों करेक्ट है। नॉट फाउंड है तो फिर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे मसल फाइबर में स्केलेटल मसल में नहीं होती, उसमें मायोग्लोबिन होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन को। और इसी वजह से इसी बेस के ऊपर तो हम कुछ रेड मीट और वाइट मीट होता है जिसमें ज़्यादा मायोग्लोबिन होती है, उसको हम रेड मीट कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो 61 का डी करेक्ट होता है जी। हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी सिंपल, हिंज जॉइंट वन डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करते हैं सिर्फ, और ये साइनोवियल जॉइंट की एक टाइप होती है। ह्यूमरस एंड रेडियो अल्नर नहीं, बिल्कुल नहीं है। फीमर पेक्टोरल गर्डल का भी नहीं है। फीमर एंड एसेटाबुलम
नहीं है जी। तो हमारे पास देखें जी, ह्यूमरस का जो जॉइंट है, सॉरी, हिंज जॉइंट इज़ प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। अच्छा, ये एक्चुअली बात हो रही है एल्बो जॉइंट की। तो ए इज़ करेक्ट, क्यों? क्योंकि ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के दरमियान में जॉइंट होता है हमारा एल्बो जॉइंट, और विच इज़ अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। बाकी आप देख सकते हैं जो फीमर होती है हमारी लेग की लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल का तो बिल्कुल नहीं है, और फीमर और एसिटाबुलम का भी नहीं है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल का भी नहीं है, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट है। तो ये भी नहीं हिंज जॉइंट के होते, बल्कि ये तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की टाइप्स होती हैं। तो ए इज़ करेक्ट। 63 की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस इज़ मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस इज़ अ टेस्ट क्रॉस। मतलब आपने जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट, अगर एक ट्रेट की जीनोटाइप फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये टेस्ट क्रॉस वाले पैराग्राफ से जो दो आपस में कंपैरिजन दिया है उसी जगह से पूछा है जी। और इसका आंसर होता है कि जब हम उसको रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ रिएक्ट कराते हैं तो तब जाके हमारे पास हम टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं, जीनोटाइप चेक कर सकते हैं। बी इज़ करेक्ट। what happens when RH नेगेटिव वुमन मैरी टू RH पॉजिटिव मैन कंसीव्स अ चाइल्ड हु इज़ RH पॉजिटिव? तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही सिंपल बात है कि यहाँ से हमारे पास चूँकि पैटर्नल उसका फादर जो था वो RH पॉजिटिव रखता था, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द पेटा उसकी वजह से आया था, लेकिन ये मैटरनल फिटर इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है, यानी कि इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। यानी कि जब मदर का RH नेगेटिव ब्लड होता है और बेबी का RH पॉजिटिव होता है, तो बेबी का जो RH पॉजिटिव जब मदर के ब्लड को एक्सपोज होता है तो मदर उसकी जो होती है वो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनाती है, और वो जब सर्कुलेशन के ज़रिए बेबी के अंदर जाती हैं तो उसके पिंकिश स्किन साइनोसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है, और इवन के उसके अंदर अनीमिया कॉज कर देता है, ब्लड लॉस करा देता है। दिस इज़ अ मैटरनल फिटल इट इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी 65। DNA स्टोर्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट्स। किसके अंदर स्टोर होती है एक्चुअली DNA, किसके अंदर स्टोर करता है? तो सिंपल सी बात है, जीन्स के अंदर करता है। देखिए DNA का सारा पार्ट काम का नहीं होता, कुछ को हम इंट्रॉन्स कहते हैं, कुछ को एक्सट्रॉन्स कहते हैं, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला जो पार्ट है वो जीन्स कहलाते हैं। फिनोटाइप, कैरियोटाइप, सेल्स, ये देखें ना बिल्कुल इररेलेवेंट सा उन्होंने बताया हुआ है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल इररेलेवेंट, अगर किसी को नहीं भी पता तो बाकी बन ही नहीं सकते। सो वहाँ पे रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बेटा, तो आपने ध्यान से चीज़ों को करना होता है। बहुत आसान MCQ भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी कुछ क्वेश्चन में जो आपको नहीं आते होते और उसमें आप एक्सक्लूजन मेथड लगाएं तो बड़े आराम से होने वाले हैं। नेक्स्ट है जी, टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मॉर्गन मेटेड वाइट आइड मेल विद अ वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग? देखें जी कि ऑफस्प्रिंग का जो होता था, ये पूरा एक चार्ट मौजूद है। तो अगर हमने देखना है कि वाइट आइड मेल हैं और वाइल्ड रेड टाइप फीमेल हैं, तो हम कहते हैं कि ऑल रेड मेल्स, पहली पहली दफ़ा क्या हुआ था कि ऑल रेड मेल्स प्रोड्यूस हो गए थे और फीमेल भी जो थी वो रेड ही थी, तो सारा का सारा रेड था। क्यों? क्योंकि डोमिनेट उसको हम कहते थे। जब F3 यानी कि फीलियल थर्ड जनरेशन जब बनी थी, F2 बनी थी, तो उसके रिज़ल्ट में फिर आगे फर्दर रेशो आती थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि बहुत ही सिंपल है, ऑल रेड आइड मेल एंड फीमेल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 67 है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर? तो देखें जी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हाइपोफॉस्फेटामिक रिकेट्स, यानी कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट भी इसको कहते हैं। ये है एक्स लिंक डोमिनेंट की एग्जांपल है। बाकी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, और हाइपर ट्राइकोसिस जो होती हैं, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के तौर पर ट्रीट होती हैं। और हीमोफीलिया के अगर फर्दर फिर 3 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया A, B एंड C, और डिफरेंट फैक्टर्स जिसमें क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लीडिंग हो जाती है सारी की सारी। एंड द लास्ट इज़ मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू। तो वेरी सिंपल है जी, इनहेरिटेंस का पता लगाना हो तो हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको मज़ीद फर्दर
एमडी कैट के बारे में या जनरल टॉपिक्स के बारे में समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि मेरी जो भी वीडियो आए गाइडेंस के बारे में आए, मेरिट के बारे में आए, ताकि आप तक वो पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो आप करके आ गए हैं या जो आपने फ़र्दर करना है तो अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नमाज़ पढ़नी है और दुआएं करते रहना है। थैंक यू वेरी मच।